प्रणाम सभी भैया बहनों को। तो हम आज इस भाग में लघु उत्तरीय प्रश्न में समझेंगे सांख्यिकी माध्य के किन्हीं 4 उद्देश्यों को। तो सांख्यिकी माध्य के उद्देश्य कौन कौन से हैं, क्यों इसे उपयोग में लिया जाता है। तो पहला, यह विशाल समूहों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। विशाल समूह रहेंगे उसको यह संक्षिप्त रूप में झुंड झुंड में बांट करके समूह के आधार पर दर्शा देगा। तो विशाल समूह को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। दूसरा, इसके माध्यम से तुलना का कार्य सरल एवं सुविधाजनक हो जाता है। इसके माध्यम से तुलना का कार्य बहुत सरल और बहुत जल्दी हो जाता है माध्य के माध्यम से। तीसरा, इसके आधार पर गणितीय क्रियाओं में सहायता मिलती है, गणितीय क्रियाएं सरल हो जाती है। चौथा, माध्यों के आधार पर वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाता है, अनुमान बिल्कुल सटीक बैठता है, वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाता है, जिससे भविष्य में योजनाएं बनाना संभव हो जाता है। तो इस प्रकार से सांख्यिकी माध्य के ये उद्देश्य हो गए। संक्षिप्त रूप में समूहों को समझाने के लिए, तुलना करने के लिए, गणितीय क्रियाओं में सहायता मिलती है, वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। अगला प्रश्न है एकांतर माध्य, समांतर माध्य। समांतर माध्य के 4 गुण लिखिए। तो समांतर माध्य के 4 गुणों में पहला, इसके परिकलन में प्रत्येक पद को लिया जाता है। परिकलन में क्या करते हैं, प्रत्येक पद को लेते हैं। दूसरा, इसका बीजगणितीय रीति से परिकलन करना संभव है, यानी इसकी प्रत्येक संख्याओं को जोड़ा जाता है। और दूसरा, बीजगणितीय रीति से परिकलन करना संभव है। तीसरा, इसकी गणना सरल है। और चौथा, यह एक सामान्य व्यक्ति की समझ में सरलता से आ जाता है। समांतर माध्य के दोष लिखिए। तो समांतर माध्य के दोषों में हम लिखेंगे, इसका मान केवल निरीक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता। निरीक्षण देखने से इसका मान नहीं निकाला जा सकता, इसे प्रत्येक पद को जोड़ना ही पड़ेगा, परिकलन उसका करना पड़ेगा। इसके प्रत्येक मूल्य को समान महत्व दिया जाता है। दूसरा, पहला था कि निरीक्षण द्वारा नहीं मान ज्ञात किया जा सकता, और दूसरा, प्रत्येक मूल्य को समान महत्व दिया जाता है, जिससे परिणाम भ्रमात्मक हो सके। तीसरा, कभी कभी माध्य मूल्य वह मूल्य होता है जो मूल्यों में कोई अस्तित्व नहीं रखता। कभी कभी ऐसा भी माध्य मूल्य हो जाता है जो उस मूल्य में ही नहीं, परंतु पदों की संख्या से भाग देने पर 5 है ना, विषम संख्या 5 है और वह मूल्य में नहीं है। तो 5 संख्या का पदों के मूल्य में भाग देंगे, 2.5 आ जाएगा, 2.5 मूल्य में ही नहीं है, तो ऐसा मूल्य भी माध्य हो जाता है। तो दोष कौन कौन से हैं? निरीक्षण द्वारा मान संभव नहीं, प्रत्येक पद के मूल्य को समान महत्व दिया जाता है, और तीसरा, जो उस श्रेणी में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, वह भी माध्य हो सकता है। बहुलक के दोष बताइए। तो बहुलक के दोष है पहला, कभी कभी समांक माला में 1 से अधिकतम बार आए होते हैं। कभी कभी समांक माला में 1 से अधिकतम बार आए होते हैं, तो इस स्थिति में बहुलक की गणना कठिन हो जाती है। जैसे हमने देखा समांक माला में जो भी पद बार बार आता है बहुलक होता है, पर 7 को हम बहुलक मान रहे थे और वो बार बार आया है, 2-3 बार आ गया है, तो फिर 8 भी आ गया ज़्यादा बार और 7 भी आ गया, तो 8 भी आ जाएगा बहुलक और 7 भी आ गया, तो बहुलक मानना कठिन हो जाएगा।
दूसरा, इससे गणितीय विवेचना नहीं किया जा सकता। तीसरा, यह सामूहिकरण पर अधिक निर्भर करता है। समूह पर निर्भर करता है बहुलक। अगर समूहीकरण विस्तार में परिवर्तन हो जाए, समूहीकरण विस्तार में परिवर्तन हो गया तो बहुलक बदल जाएगा। चौथा, इसमें अति सीमांत आवृत्तियों की अवहेलना की जाती है। छोटी छोटी चीजों को नहीं गिना जाता। पांचवा, अनेक परिस्थितियों में बहुलक अनिश्चित व अस्पष्ट हो जाता है। यदि सभी पदों की आवृत्ति समान हो तो बहुलक निश्चित नहीं किया जा सकता। जैसे 7 और 8 बार बार आ रहा है तो बहुलक ही निश्चित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, भूइष्टिक बहुलक के गुण बताइए। तो बहुलक के गुण में पहला गुण आता है, बहुलक का मूल्य ज्ञात करना अत्यंत सरल होता है। दूसरा, बहुलक रेखा चित्र द्वारा भी ज्ञात किया जाता है। तीसरा, बहुलक मूल्य श्रेणी का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्य है। और चौथा, बहुलक मूल्य ज्ञात करने के लिए सभी इकाइयों का मूल्य मालूम होने की आवश्यकता नहीं होती। जो सबसे ज्यादा बार आए उसका मूल्य ज्ञात किया जाता है, बस। ये ऐसा बहुलक जो है उसको हम रेखा चित्र के द्वारा भी, दंडों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। माध्य विचलन से क्या आशय है? इसके 2 दोष व 2 गुण लिखिए। माध्य विचलन से क्या आशय है, इसके 2 दोष और 2 गुण लिखना है। तो माध्य विचलन से आशय, चलिए, माध्य विचलन से आशय समांकमाला में केंद्रीय प्रवृत्ति से किसी माप या किसी सांख्यिकी माध्य, जिसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक आते हैं, से निकाले गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों के समांतर माध्य से है। माध्य, माध्यिका, बहुलक के द्वारा जो मूल्य निकाल लिए गए, उस मूल्य में से एक मूल्य को हम ले लेंगे और उस मूल्य में से हम जिसमें से मूल्य लिए उनको घटा देंगे। तो जो मूल्य श्रेणी में से, समांकमाला में से लिए हमने, उसमें से घटाने पर जो अंतर आएगा, विचलनों का अंतर जो आएगा, वही वही माध्य विचलन होगा। माध्य विचलन के गुण, माध्य विचलन की गणना किसी भी माध्य से की जा सकती है। दूसरा, माध्य विचलन को समझना व इसकी गणना करना अधिक सरल होता है। यह श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है, इसलिए इससे श्रेणी की बनावट की उचित जानकारी प्राप्त होती है। दोष इसके, माध्य विचलन का सबसे बड़ा दोष यह है कि विचलन निकालते समय बीजगणितीय चिन्ह धन व ऋण को छोड़ दिया जाता है, धन ऋण को नहीं लिया जाता है। दूसरा, यह एक अनिश्चित माप है क्योंकि यह समांतर माध्य, माध्यिका व बहुलक में से किसी भी माध्य से ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न आते हैं, प्रमाप विचलन किसे कहते हैं? तो प्रमाप विचलन के कोई 2 दोष लिखिए। प्रमाप विचलन से आशय किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल उस श्रेणी का प्रमाप विचलन होता है। प्रमाप विचलन बराबरी से Q बराबरी से √ सिग्मा d² अपान n, d का वर्ग बटे n। तो दोष इसके क्या होंगे? प्रमाप विचलन में वर्ग और वर्गमूलों की गणना करनी होती है जो तुलनात्मक रूप से कठिन होती है। प्रमाप विचलन में वर्ग और वर्गमूलों की गणना करनी होती है, तुलनात्मक रूप से यह कठिन होती है। दूसरा, यह चरम मूल्यों को अत्यधिक महत्व देता है। चरम मूल्य क्या करेगा? अत्यधिक महत्व देगा।
माध्य विचलन और प्रमाप विचलन में अंतर बताइए। तो पहला, माध्य विचलन गणना में अधिक सरल है, परंतु वे गणितीय गुण जो प्रमाप विचलन में पाए जाते हैं इस मापन में अनुपस्थित है और बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है। दूसरा, माध्य विचलन में सीमांत मूल्यों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रमाप विचलन की तुलना में कम पड़ता है। तीसरा, माध्य विचलन की गणना किसी भी माध्य से हो सकने के कारण अनिश्चित है, जबकि प्रमाप विचलन की गणना केवल समांतर माध्य से होने के कारण निश्चित एवं स्पष्ट है। चौथा, माध्य विचलनों की गणना सरल है, जबकि प्रमाप विचलन की गणना तुलनात्मक रूप से कठिन है, क्योंकि इसमें वर्ग और वर्गमूल की गणना करनी होती है। तो यह थ्योरी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद प्रैक्टिकल के अंक दिए गए हैं। अगर यहाँ हम इसको अच्छे से समझ गए तो उधर इसके गणित दिए हुए हैं, बाद में उसे अच्छे से समझ पाएंगे। एक प्रश्न लेते हैं और अपकिरण का अर्थ समझाइए एवं इसकी गणना के 3 उद्देश्य लिखिए। अपकिरण क्या है? तो अपकिरण का शाब्दिक अर्थ बिखराव या फैलाव है। बिखराव या फैलाव अपकिरण कहलाता है। अर्थात इसके द्वारा यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि समांकों या आवृत्ति वितरण में एक रूपता है अथवा विविधता है। तो बाउले के अनुसार कहा है, अपकिरण पदों के विचरण का अंतर, पदों के विचरण या अंतर का एक नाप है कि कौन सा पद कितना प्रभाव रखता है, विस्तार कितना माने जो है वो हो पाता है। तो अपकिरण क्या है? पदों के विचरण या अंतर का एक नाप है। स्पीगेल के अनुसार संख्यात्मक आंकड़े एक माध्य के दोनों ओर फैलने की जिस सीमा तक प्रवृत्ति रखते हैं उस सीमा को उन आंकड़ों का विचरण या अपकिरण कहते हैं। उद्देश्य अपकिरण की माप निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। पहला, अपकिरण की मापों के आधार पर 2 या अधिक श्रेणियों के माध्य विचरणशीलता की तुलना आसानी से की जा सकती है। दूसरा, अपकिरण का एक प्रमुख उद्देश्य विचरणशीलता की प्रकृति तथा कारणों का पता लगाना है, जिससे स्वयं विचरणशीलता को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा, अपकिरण के माप अन्य विभिन्न सांख्यिकीय मापों के, अपकिरण की माप क्या होगी? अन्य विभिन्न सांख्यिकीय मापों के लिए आधार का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए सहसंबंध, प्रतिप्रगमन, किस्म नियंत्रण इत्यादि के मापों में अपकिरण मापों का प्रयोग होता है। धन्यवाद।